हाँ जी, देखिए जो इकोनॉमी की सीरीज़ है, उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं हम दोबारा मतलब कि इस वीकेंड पे नहीं डाली गई थी वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो डाली थी। तो ये जो इकोनॉमी की वीडियो है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये वीकडेज़ पे डेली आपको एक छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट मिलता रहे ताकि आपकी जो इकोनॉमी है वो एक टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट हो जाए। देखिए इसमें 2 तरह के एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट पहले हम समझते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिच होते हैं, एक पुअर होते हैं, है ना? एक तो रिच लोग हैं और पुअर लोग हैं। अब एक क्या था कि जब रिच लोग थे उन्होंने देखा कि जो हमारा मनी है ना? उनके माइंड में एक चीज़ आई कि हमारे पास मनी पड़ी है, उनके पास पैसा पड़ा था। अब इस पैसे में उन्होंने देखा कि पहली चीज़ तो जब उनके पास पैसा पड़ा है तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होता उनको दिखाई दे रहा था। अब आप भी अपनी एग्ज़ाम्पल लेना, जब भी हमारी जेब में पैसा रहता है तो हम उसको खर्चते हैं ऑब्वियसली। नंबर 2 के थेफ्ट मतलब चोरी होने का भी उसमें क्या था, डर था वहाँ पे, ठीक है? थेफ्ट का भी वहाँ पे डर था उनको। फिर उसके बाद में अगर जेब में पैसा पड़ा रहेगा, नो ग्रोथ, उसकी कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही। वो तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपके जेब में अगर 100 रुपीज है, कल को वो 200 हो जाएंगे या 2 साल बाद 200 हो जाएंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली वो कहाँ पे पड़ा है? आपके घर में पड़ा है, मतलब आपके हाउस में पड़ा है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि चोरी का डर है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को देखते हुए अब ये जो रिच लोग हैं उन्होंने क्या किया कि भाई ये तो उनकी प्रॉब्लम्स होगी। अब जो पुअर लोग थे उनकी भी कोई प्रॉब्लम थी। अब ये जो पुअर बंदा है ये रिच बंदे के पास जाता है, इसको बोलता कि भाई मुझे मनी की जरूरत है, आप मुझे पैसा प्रोवाइड कर दो। ठीक है जी, इतना समझ में है कि भाई आप मुझे पैसा प्रोवाइड कर दो। लेकिन जो रिच लोग हैं ऑब्वियसली वो पुअर बंदे को मनी क्यों देगा, है कि नहीं? तो इसमें होता क्या है, एक म्यूचुअल कंसेंट से या फिर एक म्यूचुअली एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे आता है जिसका नाम है बैंक। ठीक है जी। अब बैंक क्या करता है, रिच लोग हैं जो यहाँ पे डिपॉजिट करवाते रहते हैं पैसे, यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं रिच लोग। और जो पुअर लोग हैं उनको क्या मिल जाता है, यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में या कहीं पे भी कि वाई बैंक बैंक आई क्यों, वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बैंक या फिर वाई बैंक इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, तो उसका एक ही रीजन है कि रिच और जो पुअर लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम है या फिर उसकी जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करने के लिए ये वाली चीज दी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, पहले ये सपोज कर लो बैंक है। अब बैंक में डिपॉजिटर मतलब जो रिच लोग हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं वैसे नॉर्मल वे में बात करते हैं कि उन्होंने कुछ डिपॉजिट करवाया पैसा। जब उन्होंने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवाया तो ये जो डिपॉजिट वाली मनी है, ये जो डिपॉजिट वाली मनी है, ये बैंक के ऊपर क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। ये बैंक की क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है कि ये जो डिपॉजिट है वो क्या करना पड़ेगा बैंक को, वो वापस तो देना पड़ेगा ना एक ना एक दिन, तो वो बैंक की क्या होगी, लाइबिलिटी। अब जो बैंक है, बैंक आगे क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ये जो लोन होते हैं वो बैंक के क्या होते हैं, ये जो लोन है वो बैंक के क्या होते हैं, एसेट होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ये क्या होते हैं, एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोन दिया है उससे इंटरेस्ट रेट भी आएगा, है ना? तो ये जो चीज है वो क्या 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 कहलाते हैं, वो एसेट कहलाते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है? फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि 2 तरह की मैंने आपको चीज बताई, एक तो एसेट हो गया, एक लायबिलिटी हो गई, और बैंक बैंक क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और एक अगर मैं चीज यहाँ पे हम डिस्कस करें, एक चीज जो आपने याद रखनी है कि अगर हम बात करते हैं 2 तरह के, देखिए अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट हो गया और एक सेविंग अकाउंट हो गया। ठीक है कि नहीं? और मतलब करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। और ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के दोनों जो अकाउंट है वो टाइम डिपॉजिट, ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट, सॉरी, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जो भी आपके करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप कभी भी जाकर जो बैंक है उससे अपनी डिमांड कर सकते हो कि मेरा जो पैसा है करंट अकाउंट में से निकाल के दो, या फिर सेविंग अकाउंट में से मेरा पैसा निकाल के दो। लेकिन एक और जो चीज रहती है यहाँ पे, दो टाइप के मतलब जो चीजें रहती हैं, 2 तरह के डिपॉजिट रहते हैं। नंबर 1 डिमांड डिपॉजिट और नंबर 2 डिपॉजिट होता है टाइम डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट की सबसे इजी और सबसे अच्छी एग्जांपल है एफडीज, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर नथिंग बट दी टाइम डिपॉजिट्स। जब हम डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों को ऐड कर देते हैं तो बैंक के क्या बन जाते हैं, टोटल डिपॉजिट। ठीक है जी, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। तो अभी मैंने क्या बताया, वाई बैंक, और उसके बाद में यहाँ पे आता है 2 तरह की चीजें, एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कि जो एसेट है वो जो लोन बैंक देता है, और जो लाइबिलिटी है जो आप डिपॉजिट करवाते हो, क्योंकि वो उसके ऊपर लाइबिलिटी है, उसको वापस करना पड़ता है। फिर 2 तरह के डिपॉजिट, एक डिमांड और एक टाइम। डिमांड में कौन से, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट जैसे कि एफडीज होगी। ठीक है, कि कुछ टाइम के लिए फिक्स रखना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर दे तो कौन सा डिपॉजिट बनता है, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट बनता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम चीज की बात करें, एक आपने चीज नोट डाउन की होगी, नोट करनी है यहाँ पे। सपोज करके चलते हैं कि कोई बैंक है।
अब ये जो बैंक है वो क्या कर रहा था, उसने देखा कि यार इसके पास तीन बंदे आते हैं, ए बी और सी। जो ए बंदा है उसको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगाई जाती है 5%, बी बंदे को 4%, सी बंदे को 7%, है ना। फिर उसके बाद में डी ई एफ इस तरह के लोग आते हैं। फिर किसी को 8% लगा दी, किसी को 6% लगा दी, किसी को 1%। इस तरह से जो चीजें हैं वो चल रही थी जब तक कोई चीज नहीं आई थी। अब यहाँ पे जो डिपॉजिटर्स के पैसे है, सपोज करके चलते हैं, कोई बंदा ऐसा आता है कि वो बोलता है कि मुझे लोन ज्यादा चाहिए, ठीक है, और कम टाइम के लिए चाहिए। तो बैंक क्या बोलेगी, यार इसको ज्यादा पैसों का लोन चाहिए, 1 करोड़ का लोन चाहिए, और इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसके पैसे आने के आसार ज्यादा है। लेकिन अगर ये बंदा पैसे वापस नहीं करेगा, तो यहाँ पे ट्रस्ट है, जो यहाँ पे इंटरेस्ट है, मतलब जो हैम्पर होगा वो कौन हो गया, डिपॉजिटर। क्योंकि डिपॉजिटर के पैसे को ही तो बैंक आगे क्या करता है, घुमाता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर कोई बैंक फेल हो जाए तो डिपॉजिटर्स के पैसों को रोक लिया जाता है कि नहीं। तो उस केस में आपने याद रखना है, इन चीजों से ऊपर उठने के लिए, इन चीजों को फेज आउट करने के लिए हमने एक चीज इंट्रोड्यूस की। एक चीज आती है जिसका नाम है सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब कि बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए जिसका नाम के रखना पड़ेगा सेंट्रल अथॉरिटी। और ये सेंट्रल अथॉरिटी हमारी इंडिया में बैंक्स की कौन सी है, आरबीआई, और जिसका नाम है आपको सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने ये भी याद रखना है कि सेंट्रल बैंक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज कि यहाँ पे आप याद रखोगे कि भाई ये तो इंट्रोड्यूस किया गया कि जो बैंक्स हैं वो आर्बिट्रेरली मैनर में कोई भी डिसीजन ना ले पाए, आर्बिट्रेरी मैनर में या फिर बहुत ही ज्यादा हार्श मैनर में कोई डिसीजन ना ले पाए। इस वजह से दे हैव इंट्रोड्यूस व्हाट, सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, देखिए आरबीआई जो वो स्टेब्लिश हुआ था 1935 में, ठीक है। और इसका एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। मतलब ये बिफोर इंडिपेंडेंस है जो आरबीआई वो सेटअप हो जाता है। लेकिन इट वाज प्राइवेट, ठीक है, ये क्या था, प्राइवेट था। तो यहाँ पे उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर मैं आपको बताऊं, इसको प्रॉपर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये अंडर आ जाता है आरबीआई। ठीक है जी, तो आगे की बात करते हैं। अब ये जो आरबीआई है ये गवर्नड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। और जो बोर्ड है इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, ये जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं और नॉमिनेट होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, 4 साल के इनको क्या किया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रेजेंस पर्पस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक चीज तो फुल टाइम, मतलब गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन होंगे, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद में नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। ये कौन रहता है, ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। और अदर्स कौन से आते हैं, 4 डायरेक्टर ईच फ्रॉम दी 4 लोकल बोर्ड्स, जो कि रीजनल ऑफिस किसके रहते हैं, आरबीआई के। यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो आरबीआई है, मैं आपको बता दूं कि जो आपने फैक्ट्स थोड़े से याद रखने हैं अगर आरबीआई के बारे में, कि जो पहले गवर्नर बने आरबीआई के, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं आरबीआई के, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है जी, ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है जी, ये भी चीज आपको याद रहेगी। फिर उसके बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन था, कौन थे, बेनिगल रामाराव, बी आर राव, ठीक है, बी आर राव और बेनिगल रामा राव। आई होप यहाँ तक आपको एक अच्छे वे से समझ में चीज आ गई होगी। ठीक है जी, अब आगे अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई का एक काम है जिसका नाम क्या होता है, कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। और उसी के साथ में, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में क्या करना, कि स्टेबल, मतलब जो प्राइस है उसको स्टेबल रखना, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और प्राइस स्टेबिलिटी इज द वर्क ऑफ व्हाट, इज द वर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और सॉरी नॉट मॉनेटरी ऑफ द आरबीआई। अब ये काम कौन करता था, आरबीआई करता था। लेकिन रिसेंटली क्या होता है कि जो ये आरबीआई ये जो काम करता था, इसको आरबीआई से लेकर किसको दे दिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दे दिया गया। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
ठीक है, किस तरह से ये कमेटी आती है और क्यों आती है, किस क्या क्या इसका काम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो काम है मॉनेटरी पॉलिसी का और प्राइस स्टेबिलिटी का, ये काम कौन करता था? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये सारा आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा मतलब वेट कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, टकटकी पूरी प्रॉपर तरीके से लगाकर कि भाई क्या कोई कॉन्सेप्ट रह जाए और कहीं पे डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बताया। अब यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है कि भाई ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है या प्राइस स्टेबिलिटी है वो है क्या। एक ना हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए। हमारा टारगेट है 4 ± 2%, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई का काम है। तो 4 ± 2% होना चाहिए, विच इज नथिंग बट है 2 to 6%। ठीक है जी, 2 से 6% हो गया। अब ये जो चीज है कि भाई इन्फ्लेशन को ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी हाई। ठीक है, शुड नॉट बी वेरी हाई, और नॉट बी वेरी लो, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको समझ में आएगी आई होप। तो 2 to 6% का टारगेट ये वाली जो चीज है वो आरबी करता था, लेकिन होता क्या है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, जो उर्जित पटेल कमेटी है उसने रिकमेंड किया कि आरबीआई से ये वाली पावर को ट्रांसफर करके किसको दे देनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दे देनी चाहिए। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अगर हम बात करें, इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं। देखिए इसको जब आप भी समझदार हो कि अगर किसी से पावर शिफ्ट होती है, अगर कोई भी पावर है वो छोटी सी भी अगर पावर है, ठीक है जी, अगर पावर हो गया या फिर वाहवाही होगी या फिर प्रेज होगी, अगर उस बंदे से हटके आपकी होने लग जाए या फिर किसी, ठीक है, किसी और की हो रही थी पहले अब आपकी होने लग जाए, तो उस बंदे को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब दिक्कत होगी वो आपके ऊपर, दूसरे बंदे के ऊपर जिसकी वाहवाही हो रही है उसके ऊपर गलत आरोप लगाएगा, गलत चीजें गलत बातें करेगा उसके बारे में। ठीक है, तो फिर वो बंदा क्या करेगा भाई, या तो ऑब्वियसली उस बंदे को छोड़ देगा या फिर चला जाएगा या फिर उसको पीट पूट देगा, और क्या करेगा। अब उसी तरह से जो आरबीआई है, जब इसकी ये पावर छीनी जा रही थी तो आरबीआई ने भी रिएक्ट किया, वो कहती कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये पावर क्यों दी जा रही है। तो इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स यहाँ पे रखे, 6 मेंबर्स यहाँ पे आए। यहाँ पे 3 मेंबर आरबीआई के आएंगे, और जो 3 मेंबर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे आते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको जब सेट किया था ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करके किया गया। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 6 मेंबर है, 3 फ्रॉम द आरबीआई और 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो डिसीजन है वो किस बेसिस पे लेते हैं, मेजोरिटी मेजोरिटी बेसिस पे। ठीक है, तो इनका जो डिसीजन है वो मेजोरिटी वोट डिसीजन यहाँ पे रहता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता दूं, जो गवर्नर है उसके पास कास्टिंग वोट है, कास्टिंग वोट। ठीक है जी, कास्टिंग वोट है, नो वीटो पावर। नो वीटो पावर इसका मतलब समझते हैं। नो वीटो पावर का मतलब है, सपोज यहाँ पे कोई भी डिसीजन बना लिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो डिसीजन है वो बन जाता है, तो वीटो पावर नहीं है, नो वीटो पावर। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्स वाई जेड डिसीजन को वो क्या नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फोल्ड नहीं कर सकते या फिर जो रिवर्स है वो नहीं कर सकते, उसको उल्टा नहीं सकते उस डिसीजन को, जो डिसीजन बना दिया मेजोरिटी वोट से बना दिया। लेकिन सपोज कर लो कोई डिसीजन बन गया, अब डिसीजन बन गया, मतलब वो डिसीजन नहीं बन पा रहा, 3 वोट एक साइड पे और 3 वोट यस में है और 3 वोट नो में है। तो यहाँ पे कास्टिंग वोट मतलब यहाँ पे इस चीज को टाई ये जो हुआ है खत्म करने के लिए कौन आगे आएगा, गवर्नर आएंगे। और वो गवर्नर क्या कर सकते हैं, कास्टिंग वोट कर सकते हैं, तो उनके पास लेकिन कोई भी वीटो पावर नहीं है। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आती कब है, 2016 में आती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूँ, अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते रहो, अदरवाइज ये जो पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं आरबी और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और क्या क्या करती है। अब मैंने आपको बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका अब काम क्या हो गया, इन्फ्लेशन को टारगेट करना। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और इन्फ्लेशन टारगेट हमारा क्या है, 4 ± 2% है। ठीक है जी, मतलब 2 to 6% की रेंज में जो हमारी इन्फ्लेशन है वो रहनी चाहिए। प्लस यहाँ पे ग्रोथ को भी मेंटेन रखना है कि ग्रोथ भी एक अच्छी होनी चाहिए और प्राइस स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसी रेट है उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो कौन करता है, पॉलिसी रेट की डिटर्मिनेशन यहाँ पे एमपीसी करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एमपीसी में कौन कौन से मेंबर है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आगे अगर हम बात करते हैं, जो एमपीसी है वो 4 टाइम्स पर ईयर मिलती है, 4 टाइम्स पर ईयर यहाँ पे वो मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है जो एमपीसी के सामने आता है, कोई भी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो किस तरह से लिया जाएगा, मेजोरिटी वोट से। ये मैंने पॉइंट आपको पहले ही बताया। और गवर्नर के पास कौन सी पावर है, यहाँ पे
कास्टिंग वोट की पावर है, नॉट दी वीटो पावर, नॉट वीटो पावर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद में जो रेजोल्यूशन है, जो भी अडॉप्ट किया जाता है कि भाई इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, उसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है, रेजोल्यूशन शुड बी पब्लिश्ड, और रेजोल्यूशन adopted by MPC will be published after the conclusion of every meeting of the MPC। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि वंस इन एवरी 6 मंथ्स ये जो बैंक है वो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे पब्लिश करता है, वंस इन एवरी 6 मंथ्स एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है जिसका नाम होता है एमपीआर। एमपीआर का मतलब है पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे क्या की जाती है, यहाँ पे पब्लिश की जाती है वंस इन एवरी 6 मंथ। ठीक है, और जिसमें सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा, फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन के आगे आने वाली इन्फ्लेशन कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, वो सारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे बता दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब ये जो पॉलिसी रेट इसको डिटरमिन कैसे करते हैं, मतलब अगर मार्केट में सपोज करके चलते हैं इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज है जैसे अब है, या फिर इन्फ्लेशन डिक्रीज है, या फिर हम बोल दे कि जो ग्रोथ है वो मिनिमल है या फिर मिनिमम है, तो किस फेज में जो चीजें है वो की जाएंगी और कैसे कैसे की जाएंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसके लिए जो आरबीआई है ये कंट्रोल करता है क्रेडिट को। ठीक है, पैसे को कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड। एक तो क्वांटिटेटिव मेथड है और दूसरा कौन सा मेथड है यहाँ पे, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड। एक क्वांटिटेटिव मेथड है और दूसरा कौन सा मेथड है, यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड है। ये चीज आपने यहाँ पे एक अच्छे वे से याद रखनी है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है और दूसरा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव मेथड। अगर हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड की बात करें तो उसमें कई चीजें आती है, जैसे बैंक रेट हो गया, ओएमओ हो गया, ठीक है जी, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गया, इस तरह की चीजें। और क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, क्रेडिट रेशियो हो गया, ठीक है जी, और यहाँ पे रेगुलेटिंग ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, मोरल सुएजन हो गया। तो ये इस तरह की जो चीजें है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये दिस इज रेपो रेट, और रेपो रेट हो गया, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो चीजें हैं इससे जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है सारे के सारे क्रेडिट को। ठीक है जी। तो ये जो हम क्वांटिटेटिव मेथड है, मतलब जो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, बैंक रेट से हम स्टार्ट करेंगे। तो बैंक रेट को आपने देखना है नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो इतनी ही हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो से आप बैंक रेट को देखना स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू।